हाँ, पर्वत प्रदेश में पावस। सबसे पहले बताइए इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत। अब इसकी व्याख्या हम लोग फर्स्ट जो काव्यांश है उसका व्याख्या करते हैं कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पावस यानी वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पल पल हर क्षण, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप, मेखलाकार करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल, अपार विशाल असीम, सहस्त्र हजार, दृग सुमन, यहाँ पुष्प रूपी आंखें यानी फूलों को क्या माना गया है? फूलों को पहाड़ की आंखें माना गया है, पुष्प रूपी आंखें, फाड़ खोलकर, अवलोक देखना, निज अपना, महाकार विशाल आकार, ताल तालाब, दर्पण आईना या शीशा। इसमें सुमित्रानंदन पंत इस पाठ में कर रहे हैं, इस काव्यांश में, कि एक पर्वतीय क्षेत्र का वो वर्णन कर रहे हैं। ये दृश्य कहाँ का है? पर्वतीय क्षेत्र का, ठीक है। तो उस पर्वत क्षेत्र में, पर्वत प्रदेश में जब वर्षा होती है और उस समय का जो दृश्य उपस्थित होता है, देखिए एक पर्वत पर वर्षा जो होती है उसका, उस दृश्य का वर्णन, और एक समतल पर, प्लेन जो समतल है जिसमें हम लोग निवास करते हैं, यहाँ के का जो दृश्य उपस्थित होता है उसका, दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि पर्वतीय प्रदेश में आपके नाले गड्ढे ये सारे जगह वहाँ, ये सारे दृश्य वहाँ नहीं रहते हैं, कीचड़ ये सब नहीं रहते हैं। जबकि ये सारी चीज़ों दृश्यों का दर्शन हमें कहाँ होता है? समतल पर, जहाँ हम लोग निवास करते हैं। तो यहाँ सुमित्रानंदन पंत पर्वत प्रदेश में जब बारिश होती है उसका वर्णन इन्होंने किया है, और बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित, ऐसा लगता है कि कविता पढ़ते ही हमारी आंखों के सामने एक पर्वत का दृश्य पैदा हो जाता, उपस्थित हो जाता है। फिर पर्वत पर ऐसा दिखाई देता है कि हजारों की संख्या में पुष्प खिले हुए हैं, और ठीक पर्वत के नीचे एक तालाब है जिसका पानी जो है एकदम स्वच्छ पानी है। उसमें ऐसा लग रहा है, यहाँ पर्वत का एक तरह से आप मानवीकरण कर लें तो लगेगा कि पर्वत जो है वो एक बड़ा सा विशालकाय मनुष्य जो है वो खड़ा है, और नीचे तालाब को शीशा माना गया है, आईना माना गया है, जिसमें वो अपने अक्स, अपने रूप, अपनी आकृति को निहार रहा है, देख रहा है। लेकिन कहा जाता है कि मानव के पास सिर्फ 2 ही आंखें होती हैं, लेकिन इस पर्वत के पास हजारों पुष्प रूपी आंखें हैं। पर्वत पर जो फूल खिले हुए हैं, उस फूल को सुमित्रानंदन पंत कल्पना कर रहे हैं मानो पर्वत के पास हजारों आंखें हैं, और उन हजारों आंखों का प्रयोग करते हुए वो अपने विशाल आकृति को देखने के लिए इन हजारों पुष्प रूपी आंखों का प्रयोग करते हुए अपने इस रूप को वो कहाँ देख रहा है? नीचे तालाब रूपी, ताल यानी तालाब, दर्पण यानी आईना, उस तालाब रूपी दर्पण में, शीशा में अपने विशालकाय आकार को निहार रहा है। तो इसका वर्णन उसमें, बस इस काव्यांश में इतना ही है कि पावस ऋतु है और प्रदेश कौन सा है? पर्वत प्रदेश। और इस पर्वतीय प्रदेश में कवि कह रहे हैं कि प्रकृति जो है वो अपना रूप परिवर्तित कर रही है, पल पल, क्षण क्षण। मेखलाकार पर्वत अपार, यानी ठीक सामने करधनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए हैं, और उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं मानो वे पर्वत की आंखें हों, और पर्वत अपनी उस असंख्य आंखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपनी विशालकाय शरीर
के प्रतिबिंब को देख रहा हो। वास्तव में उसी पर्वत के पास एक विशाल तालाब भी है जिसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी है कि उसमें पर्वत का प्रतिबिंब जो है वो आईने के समान दिखाई दे रहा है। बस पहले काव्यांश में यही है, इतना ही। दूसरा काव्यांश, गिरी का गौरव गाकर, ध्यान दीजिए, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहाँ इसका किस तरह से कवि सुमित्रानंद पंत ने मानवीकरण किया है। गिरी यानी पहाड़, गौरव यानी महिमा, उसकी बड़ाई, मद यानी मस्ती, नस नस रग रग, उत्तेजित जोश से भरे हुए, लड़ी श्रृंखला या माला, झरते गिरते झाग फेन, निर्झर झरना, उर हृदय, उच्चाकांक्षा ऊंचा उठने की कामना, तरुवर बड़े बड़े पेड़, नीरोनव शांत आकाश, अनिमेष एक टक देखना, चिंता पर चिंतित या चिंता में मग्न। अब यहाँ कवि कह रहे हैं, गिरी का गौरव गाकर झरझर, यानी पर्वतों पर बहने वाले झरनों की जो आवाज है, झरनों की आवाज कैसी है, झरझर। उसको कवि कह रहे हैं कि सुनकर ऐसा लग रहा है कि वे किसका यशोगान कर रही हैं। ये झरने की जो आवाज है, झरझर झरझर करके जो पहाड़ पर से नीचे गिर रही हैं, मानो वो बह नहीं रही हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है गुणगान कर रही हैं। किसका गुणगान कर रही हैं बताइए? ये झरने किसका गुणगान कर रहे हैं? बोलो। पर्वत का। ऐसा लग रहा है कि पर्वत की बड़ाई करते हुए, उसकी महिमा का गुणगान करते हुए ये झरने जो हैं झरझर झरझर की गति से आवाज करते हुए निकल रहे हैं और वे गुणगान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनकी आवाज को सुनकर कवि कह रहे हैं कि नस नस में जोश भर जाता है तथा मन जो है वो उत्साह एवं उमंग से पूरी तरह से भर जा रहा है। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने झरते समय मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। जिस तरह से मोती की लड़ियां सफेद और झाग से, इसमें क्या होता है कि इसमें नीचे तालाब में जब काफी ऊंचाई से झरने का पानी गिर रहा है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि झाग पैदा हो गया है, लेकिन कवि यहाँ कह रहे हैं कि ऊपर से बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण ऐसा लगता है कि सफेद सफेद मोतियों की लड़ियां जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हैं। पहाड़ों पर उगे हुए विशाल एवं ऊंचे पेड़ों के मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हुई हैं। अब गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर जो बड़े बड़े जो वृक्ष हैं उनको देखकर कवि कह रहे हैं कि उनके मन में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं, ऊंची ऊंची इच्छाएं छिपी हुई हैं और ये शांत आकाश की ओर ये पेड़ जो है बिना पलक झपकाए हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ सोच रहे हैं, कुछ चिंता में डूबे हुए ये ऊपर की ओर उनको देख रहे हैं, झांक रहे हैं। तो इनको देखकर कभी ऐसा लगता है कि ये बेचारे जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं चिंतित हैं, मन में कुछ रहस्य को दबाए हुए हैं और ये आसमान को एक टक देख रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि आसमान के इस आकाश के भीतर कौन सा रहस्य है जिसको जानने की वे कोशिश कर रहे हैं। ये जो पेड़ों पर उगने वाले जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, ठीक है, समझ में आया? हाँ, पहाड़ों पर जो उगे हुए विशाल एवं ऊंचे पेड़ों के मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हैं और ये शांत आकाश को बिना पलक झपकाए अटल और ऐसा लग रहा है कुछ चिंता में डूबे हुए से झांक रहे हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हों। नेक्स्ट, उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल,
यूं जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। भूधर यानी पहाड़, अपार जिसका पार न हो, असीमित, पारद के पर, पारे के समान धवल एवं चमकीले पंखों वाला बादल, रवशेष केवल आवाज का रह जाना, चारों ओर शांत, निस्तब्ध वातावरण में केवल पानी के गिरने की आवाज का रह जाना, उसको कहते हैं रवशेष। भू यानी धरती, धंस गए, नीचे दब गए, सभय भय के साथ। शाल एक वृक्ष का नाम जो पहाड़ों पर पाया जाता है। ताल तालाब, जलदयान यानी बादल रूपी विमान, विचर विचर घूमकर, इंद्रजाल जादूगरी भरे कारनामे। अब यहाँ कह रहे हैं कवि, उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अचानक एक पूरा पर्वत जो है, पूरा एक पर्वत पारे के समान बहुत अधिक सफेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा हो। तो क्या कभी ऐसा होता है कि पर्वत उड़ता है? पर्वत नहीं उड़ता है, बल्कि क्या उड़ता है? आसमान में सफेद सफेद, बताइए, आसमान में पर्वतों के ऊपर क्या उड़ता है? सफेद बादल। लेकिन कवि ऐसा कल्पना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा एक पर्वत जो है वो पारे के समान एकदम सफेद है और अपने चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है। और पर्वत जो आकाश में उड़ रहा है और झरनों की केवल आवाज सुनाई दे रही है, यानी बस सिर्फ झरनों की आवाज रह गई है। और इन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे लग रहा है कि आकाश जो है पृथ्वी पर टूट पड़ा हो और उसने अपने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। यानी इतनी तेज बारिश हो रही है कि कवि कल्पना करता है कि वह बाण, वर्षा रूपी बाणों को चला चला कर पृथ्वी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, एकदम जलमग्न कर दिया है। उसके बाद धंस गए धरा में सभय शाल। शाल के जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं उनको देख कवि कल्पना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बादलों के झुंड में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो उसमें आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई करतब दिखा रहे हैं, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। यानी शाल के वृक्ष जो है वो बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि भयभीत होकर वो धरती में धंस गए हों, और तालाब के जल से इस तरह से धुआं उठने लगा है कि मानो उसमें आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र जो हैं वो बादल रूपी विमान में बैठकर अपने जादुई करतब दिखा रहे हैं, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में अलग अलग रूप, अद्भुत अद्भुत दृश्य जो है वो प्रस्तुत हो रहा है। कभी कोई दृश्य, कभी कोई दृश्य। तो ऐसा लग रहा है कि कोई जादू, इंद्र, बरसात के देवता जो है इंद्र जो है वो अपना जादू दिखा रहे हैं इन पर्वतों पर। ठीक है, इसीलिए पर्वत प्रदेश में पावस, यानी वर्षा ऋतु का मौसम है लेकिन पर्वतों पर वो दृश्य जो है बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 नंबर के या 2 नंबर के, अब तो आपके पठित पद्यांश से भी प्रश्न आ सकता है। पठित पद्यांश दे दिया रहेगा और उसके अंतर्गत उससे संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि 1 नंबर और 2 नंबर के जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ होता है और कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है, या कवि पंत ने पर्वत को मेखलाकार क्यों कहा है। चलिए बताइएगा, कोई इसका आंसर देख कर ही बताइए। अगर आपके पास लिखा है तो बताइए, नहीं लिखा है तो फिर बोलिए, मैं लिखवा देती हूँ। क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है 1 नंबर में, सहस्त्र वृक्ष सुमन से क्या तात्पर्य है, कि कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए यहाँ किया है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। चलिए बताइए, कवि पंत ने पर्वत को मेखलाकार क्यों कहा है? बोलो बोलो, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ होता है?
बोलोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा? इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है तुम लोगों के पास? बोलो। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है और कवि ने इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया है? अरे कुछ तो बोलो तुम लोग। हेलो, आयुष, आस्था, उत्कर्ष, तुम लोग बैठे हो क्यों चुपचाप? जवाब दो। हाँ, क्यों किया है? पर्वतों की विशालता या उसके फैलाव को दिखाने के लिए, यानी पर्वत जो है कितने दूर तक फैला हुआ है, तो उसके फैलाव और उसकी विशालता को दिखाने के लिए कवि ने मेखलाकार शब्द का प्रयोग किया है। यानी मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है कमरबंद अथवा करधनी के आकार वाला, गोल गोल उभार वाला। यानी पर्वत जो हम लोग दूर से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सेमी सर्किल, मेखलाकार, अर्धचंद्र के आकार में दिखाई पड़ता है। और उसको देख कर ही कवि कह रहा है कि तो उसकी पर्वत की विशालता और उसके फैलाव को दिखाने के लिए ही कवि ने मेखलाकार शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है कि सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है, और कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? सहस्त्र दीर्घ सुमन। सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? सहस्त्र दीर्घ सुमन से तात्पर्य है पर्वतों पर खिले हुए हजारों फूल। पर्वतों पर खिले हुए हजारों फूल जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ की आंखें हो। सहस्त्र दीर्घ सुमन यानी पर्वतों पर खिले हुए हजारों फूल जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये, कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो ये पहाड़ की आंखें हों। और इन्हीं आंखों के द्वारा कवि कह रहे हैं, कवि कल्पना कर रहे हैं कि पर्वत अपने विशाल आकार को इसी तालाब रूपी दर्पण में देखता है। तो इसके लिए आंखों की आवश्यकता होगी, और इसलिए कवि ने यहाँ सुमन को यानी फूल को पहाड़ का नेत्र कहा होगा। क्लियर? आई बात समझ में? हाँ। नेक्स्ट है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? किसके साथ दिखाई है बताओ? कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है? बोलो। हाँ, कवि ने तालाब की समानता दर्पण या शीशा या आईना, कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है। जिस प्रकार दर्पण में किसी की भी छवि, किसी की भी आकृति साफ और स्वच्छ दिखाई देती है, उसी प्रकार तालाब का पानी भी इतना स्वच्छ और पारदर्शी है कि उसमें पहाड़ का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्लियर हुआ? शीशा का प्रयोग, दर्पण का प्रयोग हम लोग क्यों देखते हैं, क्यों करते हैं? अपने रूप, अपनी आकृति को देखने के लिए। तो यहाँ कवि ने तालाब को ही आकृति इसका दर्पण के समान बताया है, और इसी दर्पण में ये जो पहाड़ है अपने रूप, अपनी आकृति को देखता है। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? पर्वत के हृदय से ये ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं ये आसमान को देख रहे हैं, और किस कारण से देख रहे हैं? सबसे पहला तो वे सोच रहे हैं कि वे आकाश की ऊंचाइयों को कब छुएंगे, यानी आसमान जो इतना ऊंचा है उसे वे कब छू पाएंगे। फिर दूसरा वे सोचते हैं कि वे किस उपाय से इतना ऊंचा उठ सकेंगे। यहाँ ऊंचा उठने से तात्पर्य है अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरी करना। फिर उन्होंने अपने मन में ऊंची ऊंची आशाएं और आकांक्षाएं पाली हुई हैं। कौन? पर्वत। और इसलिए ये वृक्ष जो है वे सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर पर्वतों पर जो बड़े बड़े वृक्ष पैदा हुए हैं उनकी बात यहाँ हो रही है कि उन्होंने अपने मन में बड़ी बड़ी आशाएं और इच्छाएं पाल रखी हैं, और वे सोच रहे हैं
कि हम इस आकाश के रहस्यों को पता नहीं कब जान पाएंगे। तो ऊंचे ऊंचे वृक्षों के माध्यम से कवि जो है वो मनुष्यों की महत्वाकांक्षाओं को यहाँ पर प्रतिबिंबित किया है कि मनुष्य में बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ऊंचे ऊंचे ख्वाब होते हैं। तो यहाँ पेड़ों के माध्यम से, वृक्षों के माध्यम से मनुष्यों की उच्चाकांक्षाओं को व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि साल जो है, साल के वृक्ष जो धरा में क्यों धंस गए? पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर इसका उत्तर बताइए। कोई इसका आंसर क्या होगा? साल के जो वृक्ष हैं, जो पेड़ों पर बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं, वे क्यों धरती में धंस गए? बताओ। इसका बताओ उत्तर कोई। क्या वो नहीं समझ में आ रहा है? अचानक आकाश में बादलों से धरती पर वर्षा रूपी बाणों से आक्रमण कर दिया। यानी आसमान से अचानक बहुत तेजी से वर्षा आरंभ हो गई और ऐसा लग रहा था कि वर्षा रूपी बाण जो है वो इतनी तेजी से आसमान से धरती की ओर आने लगे कि लगा कि पूरी पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया है वर्षा ने। और उसकी भयानकता से साल के जो वृक्ष थे वे पूरी तरह से डर गए और डरा हुआ इंसान क्या होता है, अपने सिर को नीचे की ओर झुका लेता है, छिपने की कोशिश करता है। तो अचानक वर्षा रूपी बाणों के प्रहार से ऐसा लग रहा है कि साल के वृक्ष जो है वो भयभीत हो गए हैं और उन्होंने अपने सिर को धरती में छिपाने की कोशिश में लीन हो गए हैं। क्योंकि पूरा जो पेड़ है वो पेड़ पूरा ऐसा लग रहा है कि अब वो मुड़कर धरती में नीचे समा जाएगा। तो इसकी कवि कल्पना कर रहे हैं कि वर्षा रूपी बाणों से अचानक पृथ्वी पर लग रहा था कि प्रहार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है और साल के वृक्ष जो है वो भयभीत हो गए हैं और इसीलिए वे धरती में धंसने की कोशिश कर रहे हैं। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? पर्वतीय प्रदेश में झरने जो हैं, बहते हुए झरने, वे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के गौरव का गुणगान कर रहे हैं। ये बहते हुए झरनों की तुलना सुंदर और आकर्षक मोतियों की लड़ियों से की गई है। पर्वतों पर झाग से भरे झरने बहते हुए मोतियों की लड़ी के समान सुंदर लग रहे हैं। ठीक है। उसके बाद पावस ऋतु किसे कहते हैं? बताइए। प्रस्तुत कविता में पावस ऋतु किसे कहते हैं? पावस ऋतु जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए। पावस शब्द जो है वो किसका पर्यायवाची है? वर्षा का, है ना। इसका केंद्रीय भाव क्या होगा? इस पर्वत प्रदेश में पावस कविता का केंद्रीय भाव कोई बताइए क्या होगा इसका? क्योंकि हर कविता का कोई ना कोई केंद्रीय भाव होता है ना, मुख्य भाव होता है। तो इस कविता का मुख्य भाव क्या होगा? बताओ। किसी भी कविता का मूल भाव होता है ना, इस कविता का मूल भाव क्या है? क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? ये कविता जो है पर्वत प्रदेश में पावस, इसमें प्रकृति प्रेमी, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत, और इसमें उन्होंने वर्षा ऋतु का चित्रण किया है और इस चित्र के माध्यम से उन्होंने पर्वतीय प्रदेश का सुंदर वर्णन किया है चित्रात्मक शैली द्वारा। कौन सी शैली? चित्रात्मक शैली। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब आप इस कविता को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो आंख के सामने एक दृश्य प्रस्तुत हो रहा है, एक विशाल पर्वत का, उस पर्वत के ऊपर हजारों फूल खिले हुए हैं और वो फूल जो है नीचे तालाब में अपने विशाल आकृति को देख रहे हैं। तो इस तरह से
ये एक चित्र हमारे आंखों के सामने उपस्थित हो रहा है। तो ये चित्रात्मक शैली द्वारा प्रकृति का जो पल पल रूप परिवर्तित हो रहा है उसका वर्णन हुआ है और कवि ने इसका एक तरह से मानवीकरण किया है। वर्षा ऋतु में प्रकृति के अनोखे सौंदर्य की अभिव्यक्ति कवि ने इस कविता में की है। टूट पड़ा भू पर अंबर, पंक्ति का आशय, टूट पड़ा भू पर अंबर, इस पंक्ति का क्या आशय होगा? इस पंक्ति का आशय है जब पर्वतीय प्रदेशों में भारी वर्षा होती है तब ऐसा लगता है कि जैसे आकाश जो है वो धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो, और शाल के विशाल वृक्ष जो हैं वो बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वत प्रदेश में पावस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। कविता में किए गए मानवीय अलंकार का, इसमें 2-3 जगह है मानवीकरण अलंकार। पहला है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, कि यहाँ कवि ने मानवीकरण अलंकार का कि बादलों का अचानक बरस जाना कवि को आकाश द्वारा वर्षा रूपी बाणों से पृथ्वी पर आक्रमण करना प्रतीत हो रहा है, और साल के वृक्ष उन्हें भयभीत लगते हैं मानो वर्षा के आक्रमण को देखकर वे डर गए हों। धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यानी बादलों का उमड़ना और वर्षा करना उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे देवराज इंद्र अपने बादल रूपी यान में, ये धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यानी साल के जो वृक्ष है वो जो क्या हो रहा है, डर के मारे वो कहाँ धंस गए हैं? धरा में, पृथ्वी में, और ऐसा लग रहा है कि तालाब में से धुआं उठ रहा है, ऐसा लग रहा है कि तालाब जल गया है और उसमें से धुआं उठ रहा है। लेकिन क्या वास्तव में धुआं उठता है? नहीं, वो झाग जो है उसकी कल्पना कवि कर रहे हैं सुमित्रानंदन पंत की, काफी ऊंचाई से जब पानी गिरता है नीचे पर्वत से, पर्वत का जो पानी है वो नीचे पिघल कर, जब वो बर्फ जो होता है पिघल कर जब झरनों के रूप में नीचे गिरते हैं तालाब में, तो काफी ऊंचाई से गिरने के कारण उसमें से झाग पैदा होता है। तो उस झाग को देख कवि कल्पना ऐसा कर रहा है कि मानो उसमें आग लग गया हो, तालाब में आग लग गया हो। और फिर यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, और बादलों का उमड़ना वर्षा करना ये देखकर कवि ऐसा कल्पना कर रहे जैसे देवराज इंद्र जो है अपने बादल रूपी यान में बैठकर अपनी जादुई करतब दिखा रहे हैं। अतः इस तीनों जगह पंत जी ने प्रकृति के पर्वत, बादल और झरने, वृक्ष आदि का मानवीय रूप से अत्यंत सजीव चित्रण किया है। ठीक है, तो ये पर्वत प्रदेश में पावस पंक्ति, अगर काव्य पंक्तियां जो है अगर वो दे दी जाएगी और उसी से संबंधित आपको प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपको करना होगा। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या आपका बन सकता है पर्वत प्रदेश में, मैं बता रही हूँ पंक्तियों को। अपठित नहीं, इसमें जो आपका आएगा पठित पद्यांश, जैसे पहला है गिरी का गौरव गाकर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहाँ प्रश्न बन रहा है किसे गिरी का गौरव गाने वाले कहा गया है? बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बन रहे हैं कि किसे गिरी का गौरव गाने वाले कहा गया है। पहला ऑप्शन है पर्वत पर खिलने वाले पुष्पों को, पर्वत पर खड़े वृक्षों को, पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों को, या पर्वत से झरने वाले झरनों को। किसको कहा गया है? किसे गिरी का गौरव गाने वाले कहा गया है? गिरी का गौरव कौन गा रहा है बताइए? पर्वत पर खिलने वाले पुष्प
या पर्वत पर खड़े वृक्ष, या पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों को, या पर्वतों से झरने वाले झरनों को? घ, पर्वत से झरने वाले झरनों को, क्योंकि गौरव का गिरी का गौरव गाते हुए कौन नीचे आ रहा है? झरने ना। जो झरने ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो पर्वतों का गौरव का गुणगान करते हुए ऊपर से नीचे की ओर बह रहे हैं, तो घ होगा इसका सही आंसर। झरने क्या कर रहे हैं? बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं, मोती की लड़ियां बना रहे हैं, पर्वतों का यशगान कर रहे हैं, या दृश्य को सुंदर बना रहे हैं? झरने क्या कर रहे हैं? बोलो। हाँ, पर्वतों का यशगान कर रहे हैं। नेक्स्ट, झरने किसके समान लग रहे हैं? उच्च आकांक्षाओं के समान, गौरव के समान, मोती की माला, या फूलों की लड़ियों के समान? झरने उच्च किसके समान लग रहे हैं? झरने मोती की माला की तरह लग रहे हैं ना। हाँ, मोती की माला के समान लग रहे हैं ना। देखो ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आंसर में गड़बड़ा नहीं जाना तुम लोग। मद में नस नस उत्तेजित कर, पंक्ति का आशय है। मद में नस नस उत्तेजित कर, इस पंक्ति का आशय है। इनका सौंदर्य तन मन में उल्लास, उमंग और स्फूर्ति का संचार करता है। इनका सौंदर्य मादक है। इनका सौंदर्य उत्तेजित करने वाला है। उपर्युक्त सभी। बताइए। इनका सौंदर्य तन मन में उल्लास, उमंग और स्फूर्ति का संचार करता है। इनका सौंदर्य मादक है। इनका सौंदर्य उत्तेजित करने वाला है। उपर्युक्त सभी। कौन सा होगा? बोलो। हाँ, उपर्युक्त सभी। वृक्ष आकाश की ओर कैसे देख रहे हैं? एकटक, प्रसन्न, अटल रहकर, ये पहला। दूसरा ऑप्शन, प्रसन्न, अटल, चिंतित रहकर। तीसरा ऑप्शन, एकटक, अटल, चिंतित रहकर, या घ, चिंतित, उत्साहित, एकटक। ग, एकटक, अटल, चिंतित। देखो यहां पर अंत में दिया है पंक्ति में, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष का अर्थ होता है एकटक, अटल यानी बिना हिले डुले, और चिंतित रहकर मतलब कुछ चिंतित रहकर। यानी पंक्तियों के अंत में दिया हुआ है, जहां आपकी ये 6 पंक्ति दिया हुआ है ना, उसमें अंतिम पंक्ति दिया हुआ निमेष अटल कुछ चिंता पर। और ऑप्शन दिया है पहले आपका एकटक, प्रसन्न और अटल रहकर, जबकि इसमें प्रसन्न है ही नहीं। ख नंबर का ऑप्शन है प्रसन्न, अटल, चिंतित रहकर। तो इसमें 3 चीज है, अनिमेष यानी एकटक, अटल बिना हिले डुले, और चिंतित। तो आपका पहले में भी प्रसन्न है, क में भी, ख में भी प्रसन्न, तो ये दोनों ऐसा ही नहीं होगा। तीसरा ग ऑप्शन जो है इसमें एकटक दिया है, अटल दिया है, चिंतित रहकर, ये तीनों यहाँ आपकी कविता के पंक्तियों में मिल रहा है। और घ में दिया है चिंतित, उत्साहित और एकटक। तो चिंतित मिल रहा है, एकटक मिल रहा है, लेकिन उत्साहित यहाँ नहीं है। तो इसलिए आपका ये तीनों आंसर गलत हो गया, सिर्फ ग नंबर जो है वो सही हुआ। बात आई समझ में? तो इस तरह से आपको ये पद्यांश जो दिया रहेगा, पठित पद्यांश, उसको ध्यान से पढ़ के ही तब उसका आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट है ऑप्शन वाले प्रश्न। एक मिनट। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न जो है
यहाँ किस ऋतु का वर्णन किया गया है? ग्रीष्म, शीत, वर्षा या हेमंत? किस ऋतु का वर्णन है? वर्षा, क्योंकि पावस का अर्थ ही होता है वर्षा। पर्वत किसमें अपना प्रतिबिंब देख रहा है? झरने में, दर्पण में, फूलों में, तालाब में? तालाब में। घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्वत किस आकार में खड़े हैं? मोतियों के आकार में, करधनी के आकार में, सरताज के आकार में और दर्पण के आकार में? बताइए। हाँ, करधनी, ये कमरधनी के आकार में है। पल पल क्या परिवर्तित हो रहा है? प्राकृतिक दृश्य, वर्षा का दृश्य, पर्वतों का दृश्य या बादलों का आकार? पल पल परिवर्तित, क्या चीज परिवर्तित हो रहा है? पंक्ति में दिया है पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, यानी पहला ऑप्शन है प्राकृतिक दृश्य, दूसरा वर्षा का होना, तीसरा पर्वतों का स्वरूप, चौथा बादलों का आकार। कौन सा होगा? पहला, प्राकृतिक दृश्य। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश मतलब प्राकृतिक दृश्य। पर्वत के चरणों में तालाब किसके समान? पर्वत के चरणों में तालाब, ऑप्शन पहला हरियाली के समान फैला हुआ है, कांच के समान फैला हुआ है, दर्पण के समान फैला हुआ है, मोतियों के समान फैला हुआ है? चलिए बताइए, पर्वत के चरणों में तालाब किसके समान फैला हुआ है? हरियाली के समान, कांच के समान, दर्पण के समान या मोतियों के समान? दर्पण के समान। तो इस तरह से ऑप्शन रहेगा बच्चों, इसको पद से ही पढ़कर सही ऑप्शन आपको करना है, क्योंकि पूछ पूछ कर अगर ऑप्शन लिखते हैं आपस में तो जरूरी नहीं है कि आपका बताने वाला मित्र आपको सही बताएगा या उसने सही लिखा हो। खुद पे आप लोग थोड़ा भरोसा करना सीखिएगा। ओके, बता रही